Welcome to the IVM Podcast Network. सज रही गली मेरी माँ सुनर गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनर गोठे में, सुनर गोठे में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। ये गाना जैसे नेशनल एंथम बजता है तो देश का पता चल जाता है, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो गाने से लोगों की पहचान सामने आ जाती है। बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, आपकी आंखों के सामने विजुअल आ ही गया होगा। मैं बोल रही हूँ आपकी दोस्त गौरी सावंत, जो हर सिग्नल पे, चौराहे पे, कभी ट्रेन में, कभी बस्ती में, कभी गले में ढोलक लगा के आपके सामने आ जाती। कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी ए राजू इधर आजा, ए बाबू पैसा दे दे। और आप लोग थोड़ी सी हिचकिचाहट से या कभी बदन के ऊपर चिपकेली गिरे सर के हमें ढकल देते हैं। कभी किसी ने बात ही नहीं की हमारे साथ, और ये शायद ज़िंदगी का दूसरा मौका है जो मैं आप लोगों से रेडियो के माध्यम से जुड़ रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं मेरे कम्युनिटी के बारे में, मेरे बिरादरी के बारे में आपको बता सक रही हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं, एक नई ज़िंदगी की सफ़र के लिए निकलते हैं। सीट बेल्ट्स बांध लीजिएगा, तैयार हो जाइएगा, आजू बाजू दाएं बाएं देख के शुरू कर देते हैं। You're listening to Keeping It Queer with Naveen Narona. Today in front of me is Gauri Sawant. Oh my God, I can't believe you're here, Gauri. I'm so happy. मुझे ये शो का फिनाले जब करने का प्लान करना था तो मैंने बोला कि nobody else is better than Gauri. And here we are. Gauri Sawant is here. And for those of you who still are not sure or don't know who Gauri is, first of all, how can you be so unsure? Okay, because she's going viral on the Vicks ad, which is a story about her life. Second of all, she was the first petitioner to the Supreme Court back in 2014 when the case was reopened, and she has her own organization called Sakhi Char Saugi, which means 4 women coming together to fight for rights for transgenders and hijras. And here we are on a very important juncture in our lives that we as Indians are accepting. अभी एक लेवल आ गया है जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को एक एक्सेप्टेंस मिलेगा पॉपुलर मीडिया में। तो बहुत खुशी हुई आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करके गौरी। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। नमस्कार। और जैसे मैंने कहा कि हमारा शो जो है एक LGBT कम्युनिटी के जो भी दायरे में लोग रहते हैं उनकी लाइफ में क्या होता है, तो हम बेसिकली आपकी अर्ली लाइफ में जाना चाहेंगे कि आपने कहाँ पे आपका बर्थ हुआ। LGBT, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर ऑलवेज कम बैक। पता नहीं LGBT बनाते वक्त टी को क्यों पीछे रखा गया, कोई बात नहीं। गौरी, अभी आने से पहले आई वॉज बॉर्न एज अ मेल। जब मैं पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मेरे पिताजी को कहा कि लड़का पैदा हुआ। मैंने खुद को कभी लड़का नहीं समझा, डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि मेरा लिंग आदमी का था। और उनको बहुत सारी खुशी हुई जैसे नॉर्मल बच्चे को होते। पर जैसे जैसे मैं ग्रोन अप होते गई, 9 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, मुझे पता चला कि मैं अलग हूँ। अलग मतलब मैं खुद को एलियन नहीं समझती थी, मैं खुद को लड़की समझती थी। आप ये समझने की कोशिश करो, जब एक दिमाग, अगर आप कोई कंप्यूटर लोगे और या कुछ में डेटा अलग होगा, जैसे कि अगर मोबाइल है और जिसका काम दूसरा ही होगा, तो बहुत सारी तकलीफें होगी। उसी तरीके से मेरा खुद को लड़की समझना मेरे घर वालों को पसंद नहीं था, और वो डाइजेस्टेबल नहीं था उनके लिए। और इसके लिए बहुत सी लड़ाई मेरी खुद की पहले मेरे साथ स्वयं की थी, फिर बाद में जाके पेरेंट्स के साथ हुई, और फिर बाद में ये सो कॉल्ड सोसाइटी के साथ हुई। तो आपके घर पे आपके सिर्फ मॉम डैड आप थे या आपकी फैमिली में और कोई भी था? नहीं, मेरी बड़ी बहन रह चुकी है, मेरे से 10 साल बड़ी मेरी बहन थी, और मैं छोटी थी। और मेरे पिताजी पुलिस में थे, अच्छे पोस्ट पे थे, और मैं 9 साल की थी तब मम्मी गुजर गई। तो घर में कोई ज्यादा नहीं थी, तो मेरी नानी थी जो मेरा देखभाल करती थी। और वो मेरी हरकतों से हमेशा परेशान हुआ करती थी। तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी, हैरान हो, उसी तरीके से आए दिन मेरी कंप्लेंट आया करती थी। कंप्लेंट मतलब मैं कोई शरारती नहीं थी, जो भी कोई आता था मुझे चिढ़ाता था। और क्या बोल के? लेकिन गणपत पाटिल करके, अगर आपको पता है कि एक लावनी करके शो होता है, और उसमें एक पैंजी सा एक कैरेक्टर होता है जो फनी होता है, बहुत फनी कैरेक्टर होता है। वो आएगा आता बया ऐसा बोलता है, और जो टेम्पटेशन करता है लोगों को, डबल मीनिंग का बात करता है, वो फेम का कैरेक्टर होता है। तो उसके नाम से मुझे चिढ़ाया करते थे। और वो एक टिपिकल मराठा फैमिली से मैं जहाँ पे पिताजी पुलिस वाले हैं और सब मर्द मुच्छे वाले मर्द है, और उनके बच्चे को कोई ये चिढ़ाता है, उनको अंदर ही अंदर से वो खाया जाता था। मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की।
क्योंकि अंदर की दबी हुई औरत कभी वो सुनती नहीं थी। मेरे बचपन में कभी लड़के दोस्त हुआ ही नहीं करते थे, मैं लड़कियों के साथ ही खेला करती थी। कॉइन्स, गोल्ड स्पॉट्स के कॉइन से लेके अजवाइन के झाड़ के पत्ते की रोटी बनाना, खाना बनाना, मम्मी मम्मी खेलना। और वो मम्मी के कैरेक्टर मतलब किचन में मैं ही मम्मी हुआ करती थी। टॉवेल सर को बांधना। अच्छा, तो आपको पहले से ये जान लिया था कि आपने? हाँ, मेरे को अभी भी किस्सा याद है। मैं एक शादी में गई थी पूना में, और छोटे बच्चे को जैसे सब लोग बोलते हैं ना पैर छो, वो रस्म हो गई मेरी पैर छो। बाद में किसी ने बोला कि मोटा झालर क्या होना है, मतलब बड़े होने के बाद क्या बनोगे, और मैंने कहा कि आई बनूंगी। तो वो हंस दिए थे उस वक्त, और शायद पता नहीं वो मेरी जबान किसी वक्त में मालिक ने सुनी और वो आज सच हो गई, मैं वाकई आई बन गई। पर तो उन्होंने कहा कि अरे लड़के आई नहीं बनते, तू बोलना कि मैं पुलिस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। मैं बोला नहीं मुझे आई बनना है। दैट वाज वेरी फनी। उन्होंने शायद वो सीरियस नहीं लिया। हाँ, उनको तो हंसी में था, और मुझे भी कोई क्लियर नहीं था। मैंने सिर्फ क्योंकि मेरे ऊपर मेरी माँ का बहुत प्रभाव रहा। जिस तरीके की मेरी माँ बॉर्डर की साड़ी पहनती थी, गजरा लगाती थी, बिंदी लगाती थी, जो अनछुए जो हमारे पहलू थे माँ के साथ, जो बचपन में मैंने देखा था। मेरे पिक्चर मुझे अभी भी याद है मेरे माँ का, है ना, गोरी गोरी सी दही चावल की तरह, कर्ड राइस की तरह मेरी माँ थी। बहुत रिच औरत थी, रहन सहन बहुत जल्दी चली गई। तो क्या हुआ उनको, लेकिन कैसे उनको हार्ट अटैक आया, फर्स्ट हार्ट अटैक आया, सीवियर अटैक। वो ओबेस थी, बहुत ओबेस थी। तो माँ का जल्दी जाना मेरे जिंदगी में बहुत सारी कमी पैदा कर चुका था, तो इसलिए मैंने बोला कि मम्मी बनना है। तब विजन स्टेटमेंट क्लियर नहीं था कि आगे जाके मैं ट्रांसजेंडर बनूंगी। कैसे मम्मी बनूं? from like going to a vacation to a wedding in Pune to like find a I dream, बीच में कैसे क्या करना है कुछ पता नहीं था। बिल्कुल पता नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई तो मेरे घर में कंप्लेंट्स आने लग गए। पिताजी ने मेरे से बात करना छोड़ दिया था। अच्छा। पिताजी हॉल में थे तो मैं बेडरूम में बैठा करती थी, वो बेडरूम आएंगे तो मैं किचन में चली जाती थी। कम्युनिकेशन ही गैप था बहुत सारा, लोग नहीं स्वीकारते थे। मैं पैंजी थी इसलिए मेरे दोस्त लोग बहुत कम थे। मुझे फुटबॉल क्रिकेट कभी आया ही नहीं खेलने के लिए। मुझे लगा ये खेल किसने बनाया है, क्रिकेट बहुत खतरनाक खेल है, जो बॉल जिस तरीके से मारते हैं ऐसा लगता है अभी मेरा मुंह फट जाएगा। तो मैं ऊपर से देखती थी, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से देखती थी, और फिर टेरेस जाती थी, दूसरे बिल्डिंग के टेरेस से नीचे चली जाती थी। पर वो सब लड़के के ऊपर मैं लाइन मारा करती थी बचपन में, जो सुंदर लड़के काले सावले से दिखते थे, उनके प्रति मेरा प्यार था। मुझे वो क्यूट लगते थे खेलते वक्त, ना कि मुझे बुलाए जब टीज करते थे। और ये अनुभव था मेरा कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लड़के पसंद है। और ये फर्स्ट टाइम मैंने मेरे एक फ्रेंड को कहा कि वो लड़का दिख रहा है, तो बोला हाँ, तो बोला वो मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड शी स्टार्टेड, उसे हंसने आ गया, तो क्योंकि उसके बड़े भाई के साथ वो लड़की अफेयर करती थी। अच्छा। तो हम लोग बोले हम लोग ननंद भावज बनेंगे, देवरानी जेठानी टाइप रहेगा इस तरीके से। और दोस्त लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते, स्पेशली फीमेल, क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल लगता है। करेक्ट। पर जब मेरे घर पे पता चला तो मुझे जो लड्डू मिले हैं, धमक लड्डू जिसे कहते हैं, बहुत काली नीली पीट कर दी थी। तो आपने कैसे बताया घर पे ये बात? बताया मतलब मैं एक बार नेल पॉलिश लगा के सो गई थी घर पे, और पापा ने देखा कि मैंने नेल पॉलिश लगाई, तो बताने की बाकी आगे बात ही खत्म हो गई थी। तो लेकिन आज तो सब बंदे भी लगाते हैं, मतलब स्ट्रेट बंदे भी आजकल नेल पॉलिश लगाते हैं, फैशन स्टेटमेंट हो गया अभी तो। हाँ, आजकल लड़के बाली पहनते, कान पहनते, पर मेरा कभी हेयर कट ही नहीं हुआ करता था यार। मैं उसको पुलिस वाला बाप था जो सैलून में लेके जाता था। मैं अंकल को बोलती थी अंकल थोड़ा आगे के तो रखो, तो हाँ बोलता था, जो उसे करना था वही वो करता था। कपड़े की चॉइस नहीं थी। उसको डर था आपके डैड से शायद से? पता नहीं, मतलब हम कितना भी बोले, वो जो उनको जो हेयर कट करना है वही हेयर कट करता है। शायद तुम्हारे साथ भी हुआ होगा बचपन में। मेरे तो बाल ऐसे एकदम अजीब से कर्ली से, ये तो चलो ऊपर काट देते, बाद में जो बच जाता है वो बच जाता है। बच गया जिस तरीके से। तो बहुत सारी दिक्कत हुआ करती थी, पर धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई। घर में कोई बात करने वाला नहीं था। जो भी नानी भी ये टाइम पे पास अवे हो गई या नहीं? नानी थी, पर नानी बहुत कंजर्वेटिव टाइप की थी। वो कभी चिल्लाती नहीं थी, मतलब कोई बोलते था तो बोलती नहीं बचपन में मम्मी गई है इसलिए शायद मम्मी को मिस कर रहा है ना, तो वो ज्यादा नहीं बोलती थी। और वो मेरे लिए अच्छा ही था कि मेरे को सपोर्टिव कैरेक्टर की तरह रोल, कुछ भी हो गया तो नानी का बहाना मिलता था मुझे। तो पर पिताजी, मतलब 10वीं के एग्जाम के लिए मैं जा रही थी, और तब डैडी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि बोर्ड एग्जाम है। आप समझे, पिताजी जब 10th स्टैंडर्ड में बच्चा एग्जाम को जा रहा था पूछ रहा है, मतलब किस तरीके का मेरे पर ध्यान हुआ होगा। बालकनी में झाड़ होते हैं ना बहुत सारे, जिसे प्यार से लगाया जाता है, पर एक आधा अनवांटेड झाड़ आ जाता है उसमें, दैट वी डोंट वांटेड दैट ट्री इन द बालकनी, बट कितना भी उसे उखाड़ो वो उखड़ता नहीं, और बिना पानी के वो सवाई हो जाता है। उस तरीके की मैं थी जो उनके फैमिली में वो नहीं चाहते थे, फिर भी मैं थी। और एक वक्त आ गया, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, घर छोड़ना पड़ा, एंड आई रन अवे फ्रॉम पूना।
You had to run away basically. यस, खीसे में 60 रुपए लेके मैं भाग के आ गई। तो आपको माइंड में क्या चला वो रात को जब आप निकलने वाले थे, उसके पहले क्या चला आपके? बहुत मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया कि पिताजी, मम्मी नहीं थी तो खाना टिफिन लाने के लिए गए थे और मैं टिफिन लाने का बहाना करके दरवाजा खुला छोड़ के भाग के आ गई। अच्छा। उस वक्त कितना था कि फ्रीडम चाहिए, साड़ी पहनना है, लड़की बनना है, यहाँ तो बनने नहीं देंगे, इतना ही फ्रीडम था, आगे भविष्य कुछ पता नहीं था। तो आपने पूना छोड़ा, आप कहाँ पे गए वहां से? मैं दादर स्टेशन आ गई। अच्छा। और पहले मैं बॉम्बे में ही रहती थी, मतलब हमारा पूना में भी घर है, तो छुट्टी बॉम्बे पूना इस तरीके से मेरी परवरिश रही है। तो मैं दादर स्टेशन आ गई। ट्रेन पकड़ के आप बॉम्बे आ गए? नहीं, वहां से ना शेयरिंग जिप्सी आती थी। हाँ। 60 रुपए में, और मैंने सिर्फ 60 ही रुपए लिए कैरी किए थे, क्योंकि शेयरिंग रिक्शा टैक्सी आती है जिसमें सब लोग मिलके आ जाते हैं। 3 घंटे का सफर है। 3 घंटे का सफर है, और वड़ा पाव उसको ड्राइवर को मिलता है, तो वो उसने मुझे खिला दिया था। तो दादर स्टेशन आ गई, और दादर स्टेशन आके मैंने, बहुत भूख लगी थी, मेरी गे फ्रेंड थी, उसका भाई, बड़ा भाई को मैं जानती थी, उसने मुझे देख लिया। बोले यहाँ क्या कर रहा है? मैं बोले नहीं ऐसे, उसको शायद डाउट है, पता नहीं। बोला कुछ खाएगा? और मैंने कहा हाँ भूख लगी है। मैंने हाँ बोला भूख लगी है। उसने मुझे स्टेशन पे रगड़ा पैटिस खिलाया। अच्छा। प्लेट बहुत गंदी थी, पर भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए मैंने खा लिया। जब पानी पीने का आया तो कैंटीन वाले ने ग्लास में 4 उंगली दबा के ग्लास रखा, तो मैंने बोला नको, मतलब पानी नको बोल दिया मैंने। मुझे उल्टी आने जैसा रगड़े से पेट भर गया, तो पानी की जरूरत नहीं थी। उस दिन ट्यूसडे था, सिद्धिविनायक के लोगों के लड्डू, सिद्धिविनायक स्टेशन वहां से मंदिर के चली गई, लड्डू खा के रात गुजारी। वहां पे फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो क्रॉस ड्रेसर थी, जो धंधा करती थी, मैं उसे मिल गई, उसके साथ में मीरा रोड चली गई। जाते जाते चाइनीज लिया 25 रुपए का फ्राइड राइस। 1/2 क्या होता है उस दिन पता चला। अच्छा, लेकिन आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और आप बेसिकली पूरा ये जर्नी आप लोगों की काइंडनेस पे जी रहे हो बेसिकली ना, मतलब ड्राइवर ने आपको वड़ा पाव दे दिया, इन्होंने रगड़ा पैटिस दे दिया, इन्होंने आपको घर लेके गए। बिल्कुल। और वही रात थी जो जिंदगी में बहुत कुछ सिखा गई। जैसे उसके घर में गई तो उसने मुझे लाइफ बॉय साबुन काट के दिया। तो मैंने बोला साबुन क्यों कोई काट के दे सकता? बोले नहीं, ये आधा साबुन तेरा आधा मेरा। 1/2। और इतना रियलाइज हुआ कि ये होता है जिंदगी। मतलब कुछ लोग हैं जो इतने सेल्फलेस है कि उनको बस देना है। नहीं, वो गरीबी थी। वो गरीबी थी। और एक ट्रांसजेंडर किस तरीके से जीता है, अभी बोलना बहुत आसान है कि काट के दिया। उसके पीछे उसके पास एक ही साबुन था, और मैं बहुत नौटंकी बाज थी, तो उसने नया साबुन निकाला और वो कट करके मुझे दिया, ताकि उसके पास, वो भी कम पैसे में गुजारा करती थी। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लाइफ, राइट? जिसके पास कम है वो देने को रेडी है। और वो मुझे बहुत बुरा लग गया उस वक्त। और जिंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि उकड़ा चावल क्या होता है। चावल में भी वैरायटी होती है, उस दिन मुझे पता चला। और बाथरूम को बाहर जाना होता है, ये उस दिन मुझे पता चला। और आपका अपब्रिंगिंग पुणे में एकदम लग्जरियस था एक तरफ से। यहाँ पे मैं मलाड में रहेजा टाउनशिप में रहती थी, ऑफिसर्स क्वार्टर्स थी रहेजा, और पूना में हमारा छोटा रो हाउस है। तो दोनों भी जगह कभी ऐसा ये नहीं बाथरूम बाहर होता, ये कंसेप्ट मुझे उस दिन पता चली। मेरा अपब्रिंगिंग वैसा था, मैं चौल में बड़ा हुआ था। हाँ। तो हमारा बाथरूम का वही था, बाहर जाके बाल्टी लेके लाइन में रुकना पड़ता है, और कभी भी दरवाजा नॉक करना रहेगा तो मतलब कोई आता नहीं था बाहर, तो देखना पड़ता है कि कोई है कि नहीं अंदर। तो बाय मिस्टेक यू जस्ट सी पीपल इनसाइड टेकिंग शिट्स। ओह माय गॉड। हाँ, बट देन वी ऑब्वियसली वी मूव ऑन फ्रॉम दैट। एंड तो आपको कैसा लगा वो पहले रात, जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद? रात भर सोई नहीं मैं, रात भर सोई नहीं। बिस्तर का अजीब सा बास आ रहा था, गंदगी लग रही थी, बाथरूम अनहाइजीनिक था, नींद नहीं आ रही थी, पर इतना था कि वापस नहीं जाना है। 15 दिन निकल गए कैसे भी। मेरा वजन बहुत हो गया, मेरा चूसे हुए आम की तरह मुंह हो गया, और रह नहीं गया। मैंने मेरी बड़ी बहन को फोन किया, वो बोरीवली में रहती थी, उसके बच्चे सेंट लॉरेंस में जाते थे, तो मुझे मेरे भांजे की बहुत याद आई। तो मैंने बहन को फ़ोन किया, मेरे नंबर याद था मेरा 022, तभी नहीं था, सिर्फ 28 लगाना था। तो उसके स्कूल का टाइमिंग मुझे पता था, मैं वहाँ चली गई, बहन ने देखा, शी हग मी, और घर लेके गई। और मेरे को बहुत, घर में गई तो मैंने दाल चावल खाया, और सुरमई मच्छी थी फ्राई, वो मच्छी खा के सो गई। फिर उसने मुझे बोला कि सैलून में जाके बाल काट के, गर्म पानी दिया नहाने धोने के लिए, और फिर पिताजी को फ़ोन करके बुला लिया। पिताजी आ गए और मुझे कायाकल्प लेके गए। बोरीवली में नैन्सी नोट कॉलोनी में कायाकल्प है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। अच्छा। अब वो डॉक्टर ने मुझे गंदी सी पिक्चर दिखाई, ये दिखाई। तो लोग बेसिकली क्या करते हैं उनका? वो सेक्सोलॉजिस्ट है। ओके। कि मेरे पिताजी ने कहा इसे मर्द बना दो, इसका प्रभाव चेंज करो, इसका प्रभाव, शॉक ट्रीटमेंट दे दो, या ये कुछ भी दे दो। अच्छी मोटी रकम उसके पास दे दिया, मुझे ठीक करने की कोशिश की वहाँ। और ये कहाँ पर है? बोरीवली में। बोरीवली में नैन्सी लोड करके, हर ट्रेन में लिखा था ना, अभी भी चालू है, अभी भी है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। अच्छा। इनसे मिली। तो वो तो मतलब लोग समझते कि बेसिकली आपको लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो, लेकिन वो लोग बच्चों के लिंग को फोर्स करेंगे, ऐसा कुछ
कुछ तो जानते नहीं लोग, क्योंकि लोगों को सेक्सुअलिटी के बारे में मालूम ही नहीं है। गे मतलब क्या पता नहीं है, ट्रांसजेंडर मतलब पता नहीं है। उनको लगता है शायद इसका लिंक खड़ा नहीं होता होगा, इसे जरूरत है, कुछ शिलाजीत की गोली दे देगा तो ये पेनिट्रेट करने लगेगा तो ये मर्द बन जाएगा। वही मर्द की परिभाषा भी हमारे यहाँ पे बहुत उलझी सी है। तो लैंसीलोट लेने गए, वहां पे मुझे हार्मोन्स की गोली दी गई शिलाजीत, उससे मेरे कान से खून आने लग गया, पैर फूल गए। मुझे लिंग में लगाने के लिए तेल दिया करते थे, अब मैं बाथरूम में जाके कमोड़ में डाल के आवाज कर देती थी। कैसे कैसे दिन निकले, फिर मैं घर से भागी। तो आपका कितना टाइम चला ये पूरा आपको? एक 15-20 दिन चले गए। ये बॉम्बे में ही था? हाँ, बॉम्बे में थे, नैन्सी कॉलोनी में रहती थी। फिर मैं जो बम्बई से जो उनसे भागी, वो आज तक भागी ही रही हूँ। आज 20-22 साल हो गए, मैं मिली नहीं उनसे। लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि बाद में वापस वही, मतलब जो ट्रीटमेंट उन्होंने वो सब किया, आई कांट इमेजिन। नहीं, अभी सुनने को ऐसा लगता है कि उन्होंने किया, पर वो उनकी जगह सही थे यार। कंसर्न है। हाँ, कंसल्ट है, वरना अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता था तो दवाखाने नहीं लेके जाते। कान से खून और सब आ रहे, तो आई कैन इमेजिन व्हाट टॉर्चर। मेरे पैर सूजे हुए करते थे, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। वो शिलाजीत की गोलियां जो सिल्वर कलर की दूध के साथ पहने, बहुत तकलीफदायक थी। उन्होंने उनका काम करते थे, पर मुझे वो घुटन होती थी। मैं भाग के आ गई, फिर मैं हमसफर ट्रस्ट में काम पे लग गई, 1500 रुपए पगार। और अगर संडे को एमजी में कॉन्डम ज्यादा बांटोगे तो 500 रुपया, 4 संडे का वर्किंग। 2000 पगार उस जमाने में बहुत होती थी। 1999 और 98 की बात है ये, बहुत हुआ करते थे पैसे। फिर मेरे पिताजी ने मुझे चारकोप में घर दिलाया कि काम कर रहा है तो अलग रहना चाहता है, रह जा। साथ में साथ मेरा पढ़ाई चालू था, हम सफर में काम कर रही थी। तो लेकिन आप उनसे मिले नहीं कभी फिजिकली उसके बाद? नहीं, उन्होंने कभी मुंह ही नहीं फोन देखा। से बोल रहे थे कि? बिल्कुल नहीं। बहन, मतलब मेरा घर था, जो मेरे बहन ने कहा कि तुझे नहीं रहना तो वहां रह जा, पर अशोक राव कवि के जैसा रह जा। मतलब शादी नहीं करेगा ठीक है, पर साड़ी बीड़ी मत पहनना। एंड आई से ओके। और मैंने चारकोप के घर में रहना शुरू किया। वहां मेरे गे फ्रेंड्स आते थे, धिंगाना होता था, बहुत मजा मस्ती होती थी, रातें गुजरा करती थी, मुजरे हुआ करती थी, है ना, डांस पार्टी, बिरयानी पकाना, ये सब होता था वहां पे। और स्टार्टिंग मैंने बियर पीना शुरू कर दिया था, अकेलापन के लिए बियर। पर हम सफर में काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि नो, आई एम नॉट अ गे और आई एम नॉट अ पैंसी मैन। फिर मैंने अशोक राव कवि और विवेकानंद से बात किया। तब अम्मा, हम लोग अशोक राव कवि को अम्मा कहते हैं, तो फिर अम्मा ने कहा कि ठीक है, तो अगर ऐसी है तो। फिर उन्होंने मुझे सखी चार चौकी ट्रस्ट के लिए एडवाइस किया और मैंने चार चौकी शुरू किया। चार चौकी जब शुरू किया तब पता चला कि इतना आसान नहीं है। और हिजड़े मुझे लेबल लगा चुके थे कि ऑफिस वाला हिजड़ा है। तो लेकिन ये 400 आपने जो कहा, इसका मीनिंग क्या है और आपका कहाँ से नाम आया ये बेसिकली? एक मराठी प्ले था चेतन दातार का, आविष्कार थिएटर के अंदर, तब वो मैंने पढ़ा था। वो मीनिंग बहुत मीनिंगफुल है कि 4 वुमेन कमिंग टुगेदर। और कोई भी आदमी अगर मर जाता है तो उसे लेके जाने वाले 4 जन होते हैं। अच्छा, तो जिंदगी का ये खंदा देने वाले 4 लोग मुझे बहुत जरूरी थे, इसलिए हमने उसका नाम रखा चार चौकी ट्रस्ट। Cool. Gauri will take a small break here and we'll come back and know more about your life. We'll be keeping it queer on the other side of the break. Thank you. Long, long ago, not in Bethlehem, but in a place nearby, there was a wonderful birth of a huge show, which I like to call Cyrus Says. A show that encapsulates everything in human history, from the first Homo sapien to the last Homo sapien, who's traversed the entire world and then come back to India. This is a show which tells you everything about everything. If you want to know, avoid Google, come to us. It's called Cyrus Says. Get new episodes every Monday on the IVM podcast app or wherever you get your podcasts on. You get one banana free with every podcast. Right. I'll just check that. Okay, welcome back to Keeping It Queer and I'm here with Gauri Sawant and we were discussing, आपने हमसफर ट्रस्ट ज्वाइन किया और आपको बाकी हिजराज नहीं बोला कि आप ऑफिस वाले हिजरा है। मुझे काफ़ी फनी लगा वो पहली बार। लेकिन क्या माइंडसेट था उनका इस टाइम पे? क्योंकि तभी कोई हिजड़ों में काम ही नहीं करता था। मतलब सब लोग हुआ करते थे भीख मांगना, सेक्स वर्क करना, इस तरीके से। और मैं जो थी कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट करती थी। और क्योंकि ट्रांसजेंडर लोग भी हाई रिस्क बिहेवियर में थे, तो मेरे को स्पेशल ट्रांसजेंडर टीम का हेड बनाया था। तो मेरा यही काम था कि लोगों को मोटिवेट करना, HIV टेस्टिंग के लिए करना, बिकॉज हाई रिस्क बिहेवियर ग्रुप है, कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मुझे एक थप्पा सा लग गया था कि सोशल वर्कर को हमारे में कॉन्डम वाला हिजड़ा या ऑफिस वाला हिजड़ा, इस तरीके से। और फिर एक दरी सी दूरी हमेशा तय हो जाती कि तुझे हमारा दुख दर्द क्या आएगा। करेक्ट। क्योंकि तूने वो भीख नहीं मांगा, तू बड़े घर का लड़का है, तुझे क्या पता। और फिर धीरे धीरे करते नोटिस करके जब जिम्मेदारी आ गई तो फिर मुझे मालवनी में रहना पड़ा। क्योंकि मालवनी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 2000 का पॉपुलेशन हिजड़ों का है। अच्छा। और ये हमारे सखी चाचों की फुल टाइम काम करता है।
It is a shelter for transgenders. Those who go for begging and all, they can come and rest over there. Correct. तो अब मेरे जिंदगी में ऐसा दूसरा भी कुछ ये नहीं था. So like वो कोई फादर या नन की तरह जिम्मेदारी हमारे ट्रस्टी ने मुझके ऊपर डाल दी थी. आई लव दैट जॉब. तो मैं वहीं पे मालवनी में रह के काम करना शुरू कर दिया. जब काम मतलब ये था कि वनरेबल हाई रिस्क बिहेवियर ग्रुप है, तो कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन है, HR, और तब जाके मुझे पता चला कि वाकई इतना ये है, क्योंकि आज भी डॉक्टर सेंसिटाइज नहीं है. 2000 मतलब मैं अगर बोलूँ 2001 से लेके अगर 2017 भी है, अगर आज भी मैं देखती हूँ जो मैंने काम शुरू तभी किया था वो आज भी है, क्योंकि डॉक्टर आर नॉट सेंसिटाइज. डॉक्टर हाथ नहीं लगाते. फीमेल वार्ड में जाएंगे तो बोलेंगे मेल वार्ड में रखो, मेल में जाएंगे तो बोलेंगे फीमेल में रखो. कैस्ट्रेटेड हिजड़ों को कौन सा कैथेटर लगाना है वो डॉक्टर को मालूम नहीं, क्योंकि WHO का जो गाइडलाइन है डॉक्टर्स के, उनके करिकुलम में एक सिंपल एक चैप्टर नहीं है ट्रांसजेंडर. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप किसी भी को पूछिए डॉक्टर को, उनको पढ़ा ही नहीं है. और ये काफी बहुत ही दर्दनाक बात है, मतलब क्योंकि एक पूरा कम्युनिटी को ट्रीटमेंट बराबर मिल नहीं पाता. हमने उर्मी से भी ये बात की उनके एपिसोड में कि कैसे उनको पता भी नहीं कैसे अप्रोच करे उनके ट्रीटमेंट को, और लोग हाथ लगाने से डरते, लास्ट में रखते हैं उनको. और ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है समझ में नहीं आता मुझे. तो आपने डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करने की कोशिश की किसी? नहीं, डॉक्टर कैसा होता है ना, डॉक्टर कभी सेंसिटाइज हो गए तो पैरामेडिकल स्टाफ सेंसिटाइज नहीं होता. आया बाई है एक पूरा डॉक्टर दवाखाना सभी से चलता है. करेक्ट. उसका यूनिट है पूरा यूनिट है. और वो लोग कैसे ना, अनपढ़ लोग जल्दी समझ लेते हैं. अगर कोई आप रास्ते के आंटी है या कोई भाजी बेचने वाली, उसको बोलेंगे ना अरे वो चिकना मेरा आदमी है, वो बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी. है ना, वो तेरा आदमी, हाँ चल अच्छा लगता है, और हंसी मजाक में लेंगे, वो आपके रिश्ते को लेबल भी लगा देंगे. पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, दिस इज नॉट द नेचर, हाउ कुड मैन स्लीप विद अ मैन, हाउ कुड ही हैव अ सेक्स, एनल सेक्स. लोग ज्यादा पूछते हैं, लोग एक्सेप्टेशन नहीं करते. अगर आपने देखा होगा LGBT के बारे में, लोग स्वीकारते नहीं. सही है. लोगों को खुद के ही खाली जो करते वो सही लगता है. मेरा एक दोस्त है रौनक रजानी जो कॉमेडियन है, तो वो ऐसे काफी लोग जब भी जाते न्यूज वाले रोड पे, तो लोग मतलब ऐसे चूज करते जो अर्बन सोसाइटी से दिखते भी हैं उनको. तो उनको पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, और कुछ लोग का ओके रहता है, कुछ लोग का नहीं रहता है. तो रौनक स्पेशली गया ऐसे लोगों के पास जिनको मतलब आप नॉर्मली पूछोगे नहीं, उनको लेबल नहीं करोगे कि हाँ दे आर फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, यू नो, नॉट टू बी क्लासेस, बट ही जस्ट वेंट टू पीपल हु लुक लाइक दे वर डेली वेज वर्कर्स एंड आस्क्ड देम कि क्या लगता है आपको. एंड उन सबने कहा कि उनका अपना लाइफ है, हमें क्या करना है, बेसिकली उनका वही लाइफ है. तो वही उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने बोला कि देयर इज नो रीजन फॉर देम टू नॉट लिव हैप्पीली. तो काफी एक बड़ा सा क्लास डिवाइड भी है इस मामले में. लेकिन एजुकेशन के साथ साथ कुछ लोग स्मार्ट भी बनते हैं, लेकिन कुछ लोग आपने कहा गधे भी बन जाते कभी. बिल्कुल. तो उसके बाद क्या किया आपने? सखी 400 की चालू किया? नहीं, जब सखी 400 की शुरू किया तो मैंने देखा कि हमारे बेसिक राइट्स ही नहीं है. 2014 तक मैं देख रही थी कि मुझे कोई पहचान. अगर मुझे एक सिंपल एक सवाल बताओ नरोना जी, अगर मैं किसी का मर्डर कर दूंगी तो क्या भारत का संविधान मुझे छोड़ देगा? नहीं, आपको ऑब्वियसली दफा 302 लगेगी, है ना, मुझे अगर वो लगेगी. पर मेरे ब्रेड एंड बटर का अधिकार जब मैं मांग रही तो आप वो भी नहीं दे रहे. स्कूल में हमने सीखा प्रथमा द्वितीय तृतीय, फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर, नपुंसक लिंगी. तब आपने क्यों नहीं पूछा नपुंसकी का मतलब क्या है? तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा. ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, वो निंदनीय बात है. आई फील वेरी शेम कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज रिटन आई द इंडियन सिटीजन, उधर जेंडर नहीं लिखा है. फिर मुझे मेरे अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? मुझे मेरे बेसिक अधिकार क्यों मांगने पड़े? और 2014 का नालसा जजमेंट आने के बावजूद भी आज हमें नहीं मिला है. क्यों? पेपर पे ही सब GR आके भी हमको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. बेसिक राइट्स दे दीजिए. लोग हमें पूछते हैं अरे आप लोग भीख क्यों मांगते हो? मैं आपको पूछती हूँ, क्या सिग्नल पे भीख सिर्फ हिजड़े ही मांगते हैं? औरतें भी तो मांगती है, आदमी लोग भी तो मांगता है. हमें एजुकेशन दे दो. एजुकेशन होगा तो हम एम्पावर होंगे. स्कूल कॉलेजेस में दे दो. जो मेरे पहले के हैं उनको छोड़ दीजिए, पर आने वाली जनरेशन है, अगर उनको स्कूल में कॉलेज में अगर ट्रांसजेंडर करके आइडेंटिटी के साथ वो पढ़ लिखेंगे तो वो क्यों नहीं डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे? जरूर. और वही मतलब वो बेसिक स्टार्टिंग से ही लोग वो माइंडसेट लेके डिवाइड करते हैं ना लोगों को.
तो मैं वही पूछने वाला था थोड़ी देर पहले कि मैंने इतना सुना है कि बेगिंग एंड सेक्स वर्क इज अ लॉट मोर कॉमन इन हिजड़ा कम्युनिटी. सो वी नेवर आस्क व्हाई. नो वी जस्ट कि हाँ वो लोग करते रहेंगे इसलिए ऐसा हमारा असम्पशन ऐसा चलता है. नहीं, हम कभी पूछते नहीं अपने आप को. देखो हिंदुस्तान में पहले हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी. जब मतलब हिंदुस्तान में नवाबों के, राजाओं के पास हिजड़े रहा करते थे, पूरा हेरम संभाला करते थे. Correct. तब टीवी वगैरह नहीं था. रानी की सेवा करना, राजा का पूरा देखना, पकाना पीसना हिजड़े देखा करते थे. जनान खाना हुआ करता था. सेक्स वर्कर भी चलता था तो हिजड़ों के अंडर ही चलता था. ब्रिटिश के और ब्रिटिश ने सबको कट कट करना शुरू कर दिया और हमको भी उसी तरीके से उन्होंने निकाला. हमारा राजाश्रय चला गया तो हम स्ट्रीट पे आ गए. तो प्रॉब्लम वही है ना, डिवाइड एंड रूल उन्होंने चालू किया. हाँ. और तभी हमारा ऑक्यूपेशन था बेगिंग एंड बधाई. सेक्स वर्क तभी नहीं था. जब ये फॉरेनर्स, ये ब्रिटिश जब इंडिया में आए तब उनको आसानी को सेक्स करने के लिए औरतें भी चाहिए थी. तब ये कामाटी पूरा ये रेड लाइट एरिया जिसे बोलते हैं, उसका मतलब आप समझ लीजिए. ब्रिटिश कोई राजा आता था, मतलब फॉरेन लॉर्ड कॉर्नवालिस के जैसे कोई लोग आते थे तो घोड़ा गाड़ी में आते थे और उनके घोड़ा गाड़ी के ऊपर कंदील लटका करता था जो लाल कलर का दिया उसमें रखते थे. और वो जब भी औरत के साथ सेक्स करने जाता था बाहर लाल कंदील लटका के जाता था ताकि पता चलेगा कि ऑपरेशन अंदर चालू है. जैसे आज भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल कलर का रहता है. तो उस एरिया से उसका नाम पड़ गया रेड लाइट एरिया. अच्छा, वो रीजन था जो नाम पड़ गया रेड लाइट एरिया. और ऑटोमेटिकली हम लोग रेड लाइट एरिया में पुश करते गए ताकि हमको भी सेक्स वर्क था. लोग हमारे ऊपर ब्लेम करते कि आप धंधा करते हो. पर नवीन, मैं तो सिग्नल के नीचे ही खड़ी रहती हूँ. मेरे पास 10 कस्टमर आते हैं. वो किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है. लोग उन्हें तो कुछ नहीं बोलते पर लेबल मुझे लगता है कि आई एम अ सेक्स वर्कर. देयर इज अ डिमांड, दैट्स व्हाई आई एम सप्लायर. ऑब्वियसली लोग सिर्फ लॉजिकल टू हैव दैट. लोग सिर्फ इतना आप लोग धंधा क्यों करते हैं? अरे लोग हमारे पास आते तभी तो हम धंधा कर रहे हैं. मैं रास्ते पे लेके पत्थर लेके बेचूंगी 100 रुपए तो कोई खरीदेगा नहीं. पर जब मैं खुद को बेचने के लिए खड़ी, लोग आ रहे हैं निचोड़ने के लिए. है ना, कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़, एक ना एक दिन तो आना पड़ेगा बिकने बाजार. ये जिंदगी है. करेक्ट. और वो भी मतलब ऐसा है कि कोई सा आप भी ऐसा नहीं कि आप स्ट्रीट पर खड़े हो तो आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को ऐसा. यू जस्ट स्टैंडिंग. इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पर्सन टू नॉट लुक एंड गो हेड इफ यू वांट टू बी द बेटर पर्सन देयर, राइट. लेकिन कोई भी बेटर पर्सन नहीं है. जब सेक्स की बात आती है तो सब बेसिकली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग वॉच करते ही है. जैसे कि आज हम नहीं बोल सकते कि स्ट्रेट कपल्स अपने रूम के अंदर एनल सेक्स नहीं कर रहे, वो लोग कर रहे हैं. लेकिन हम लोग करेंगे तो उनको प्रॉब्लम है. बेसिक वही है कि तुम करो तो बलात्कार, जैसे बोलते हैं हम करे तो सज्जन और तुम करो तो बलात्कार. तो वही हो रहा है बेसिकली. तो आप कैसे सोचेंगे कि मतलब किसी को भी सेंसिटाइज करना इस बारे में, तो आपका अप्रोच क्या है कि कोई आपके पास पहली बार मैं ये कहूंगी कि लैंगिकता के बारे में, जेंडर इज अ जेंडर, इट कुड बी एनीवन. और ऐसा नहीं कि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है. जो पहले इसको बोलते थे कि WHO इसे बोलता था कि दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर, साइकियाट्रिस्ट इसे पागल मानते थे. पर आज साइंस ने प्रूव कर दिया कि दिस इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर. जिस तरीके से अगर मुझे लाल कलर पसंद है और तुम्हें पीला कलर पसंद है, उसी तरीके से सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसे क्या पसंद है वो व्यक्ति का निर्णय ही है. वही हमारा स्किन कलर पे हम डिसीजन नहीं ले सकते. उसी तरीके से अपना बिहेवियर के ऊपर भी कोई नहीं थे सकता है. और जिस तरीके से राइटी होते हैं उसी तरीके से लेफ्टी होते हैं, उसी तरीके से. और ये जानवरों में भी होमोसेक्सुअलिटी है. दैट्स ऑब्वियस. आप डिस्कवरी देखोगे तो देखेंगे कि 2 लायंस एक दूसरे के साथ मजे कर रहे हैं लोग. उनका चल रहा है, वो भी लोग दिखा रहे हैं. शुक्र है उनके लिए सेक्शन 377 नहीं, बच गए बेचारे. लेकिन उनके पास पोचिंग है. कोई तो कोई हंट कर रहे हैं उनको. बिल्कुल. जिंदगी जानवर हो या इंसान नहीं अपने लिए बर्बाद करके रखे. नेशनल ज्योग्राफिकल कहाँ कैमरा लेके जाते हैं यार, किसी को नहीं छोड़ते. नहीं, वो लोग फिर भी वो लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग सिर्फ जान से मारना चाहते हैं उनको. नहीं, गलत है ना. पेटा अभी आया है, लोग क्यों किस तरीके से व्यवहार करते पता नहीं. वही तो बोल रहा हूँ. इंसान का मैं सोच रहा था कि इतने सारे सालों में जैसा हमारा डेवलपमेंट होते गया उतना हार्ट वेंट डाउन एंड ब्रेन एंड मनी बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. नो, यस. तो ह्यूमैनिटी जो पहले था, लोग अपने अपने कम्युनिटीज में खुश थे, अपना अपना लाइफ था. जैसे जब ब्लेंडिंग हुआ तो एज ए ब्रिटिशर्स ने भी वो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी स्टार्ट किया ताकि लोग एक दूसरे को नफरत करें, तो उनका वोट बैंक ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा. जो अभी भी कर रहे हैं हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस, आज भी करते हैं. तो वो समझता नहीं मुझे कि कब वो अभी ये राम मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए. दूसरी मैं देखो, मैं सनातन नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं मानती, पर अगर हॉस्पिटल्स होना बहुत जरूरी है, स्कूल्स होना जरूरी है. ये होगा तो आने वाले जनरेशन के लिए होगा. पार्क्स होना जरूरी है.
बच्चों को अच्छा पढ़ाई देना जरूरी है, ये चीजें भी तो हमें सोचना है। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, बॉम्बे हाई कोर्ट का कानून है कि बहुत सारे जो मंदिर बनाए हैं रोड के ऊपर वो तोड़ रहे हैं और लोग उसको अपोजिशन कर रहे हैं। वही जगह उन्होंने स्कूल को बना देते थे, या बीएमसी के स्कूल में कंप्यूटर देते थे, एजुकेशन अच्छा होता था, पर लोग नहीं सोच रहे। तो हम वही रिलीजियस दायरे में रह जाते हैं हमेशा। हाँ। उसके आगे नहीं सोचते। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं नवीन, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, लोगों का रिलीजियस होने से हमारा सर्वाइवल लाइफ बहुत आसान हुआ है। क्योंकि लोग हमें मानते कि इनसे पैसा लोगे तो ब्लेसिंग है, और वही मेरे गुजारे ब्रेड एंड बटर के लिए बहुत अच्छी सुविधा करके रखा है। तो थोड़ा ये होना भी जरूरी है। स्मार्ट। सो वी नाउ नो दैट आपने इतना सब कुछ करके आपने आगे एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाई अपनी, आपने एक बच्चे को अडॉप्ट भी किया, तो वो आपकी लाइफ में कैसे हुआ, उसका स्टार्ट कैसे हुआ? जैसे मैंने कहा कि मैं ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करती, तो मैं फीमेल सेक्स वर्कर के साथ भी काम करती हूँ। और जो मेरी बेटी गायत्री, उसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी तो हमारे DIC में आती थी कॉन्डम लेने के लिए या नॉर्मल डॉक्टर को चेकअप के लिए। उनका ऑक्यूपेशन क्या था? शी वॉज अ सेक्स वर्कर एंड शी डिटेक्ट हरसेल्फ एज HIV पॉजिटिव। और जब वो डिटेक्ट हुई तब हमको इतना कुछ लगा नहीं, फिर बाद में ये प्रेग्नेंट हो गई, बीच का पीरियड वो नहीं थी, और एक दिन मुझे पता चला कि वो बॉम्बे में है और उसका बहुत कर्जा है उसके ऊपर, और उसका घर का सब सामान बिक रहा है, टीवी, वॉशिंग मशीन, गैस का बाटला तक बिक रहा है। और उस वक्त मैं वहां जाके कूदी, क्योंकि एक छोटा लास्ट ऑपरेशन बचा था वो बेटी, और लोग उसे बेच रहे थे। अच्छा। सोनागाछी। लेकिन एक सेकंड, so you said she was HIV positive before she gave birth to her? Yes, but मेरी बेबी इज नॉट HIV पॉजिटिव, बिकॉज ये नेवरापिन करके एक दवाई आती है। तो अगर HIV पॉजिटिव माँ रहेगी तो एक गोली लेते हैं नेवरापिन, और उसको बच्ची को दूध नहीं पिलाया जाएगा। करेक्ट। तो उससे बच्ची, तो ब्रेक थ्रू साइंस में हो गया कि you can make sure that babies don't born. yes absolutely। और फिर मैंने जाके बच्चे को ले लिया। तब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं माँ बनूंगी, विक्स वाले मुझे अप्रोच करेंगे 10-15 साल बाद और मैं जगत माता बन जाऊंगी। इट वाज वायरल, कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ उस वक्त विरोध जताना जरूरी था। उस जगह आप शायद आप लोग भी होते, कोई भी होता था, तो उस वक्त बेचने नहीं देते थे। ये कौन लोग थे जो उनको बेचना चाहते थे बच्चे को? वो जो उनके ब्रोकर्स, दलाल लोग रहते हैं वो, क्योंकि उसके माँ का बहुत कर्जा उनका देना था और वो मर गई थी। इंसानियत कैसी है बता। अरे यार, परसों मैं कमाटीपुरा गई थी, मेरे को एक लड़की ने बोला और अम्मा क्या करे, मैंने बोला जा बेटा पहले 120 पान लेके आओ, पान खा के यहाँ थूक के चली जाऊंगी। और 10 मिनट बाद लड़की आई नहीं, तो मैंने जाके बोला क्या करे, देखो तो वो 22 साल की बांग्लादेशी लड़की है। वो सेक्स वर्क मतलब बिस्तर पे पड़ी थी, उसके साथ एक आदमी बैठा हुआ था और बाजू में 3 महीने की लड़की रखी है। आप बताइए, मुझे बहुत शॉकिंग था। मैं वो उसका 120 पान खाने की खुद की मेरी औकात ही नहीं थी। मैं वहां से चुपचाप चली आई। फोन बज रहे थे, गाड़ी में कौन सा गाना चल रहा था मुझे पता नहीं, मैं साइलेंट हो गए। और फिर तब मेरी जिंदगी में और एक ऐड हो गया कि नहीं गौरी, अभी और भी तुम्हें कुछ काम करना है। क्योंकि चाचोगी के साथ में जब हिजड़ों के साथ काम करती तो चलो ठीक है, पर पहले उसके पहले मैं शेल्टर डॉन बॉस्को में काम करती थी। आई यूज्ड टू वर्क विद स्ट्रीट चिल्ड्रंस। बोरिवली और नहीं, इन वडाला वाला शेल्टर डॉन बॉस्को। और फादर ने एक बार मुझे बहुत बेइज्जती की कि यू आर द ट्रांसजेंडर, यू कांट वर्क विद अस, और उन्होंने मेरे सैलरी नहीं दिया मुझे जाने के लिए बोल दिया। कैथलिक प्रीस्ट है पता नहीं, पर मेरा डॉन बॉस्को, हाँ, पर मेरे ऑर्नेला में एक फादर था जो मेरे ख्याल से गे था और वो फ्रॉक पहनता था, और जब भी मैं उसको मिलने जाती तो ऐसे घूमता था, यस माय चाइल्ड। तो मुझे वो अच्छा लगता था कि उसका वो इतना बड़ा गाउन वो औरतों की तरह हिला रहा है सिंड्रेला बन के। तो खैर वो सारे प्रीस्ट पहनते हैं एक्चुअली, वो कैसक बोलते हैं उसको। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद था, घाघरा टाइप होगा तो मैं भी पहन के घूम सकती। कहाँ पे था प्रीस्ट? ये पूना में था। और मैं जब उसे जाके बोलती थी फादर फादर, तो वो ऐसे पूरा घूमता था ऐसे, यस माय चाइल्ड, तो वो पूरा फ्रॉक घूमता था वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे जैसा है करके। तो बच्ची को जब मैंने देखा कि वो धंधा कर रही है, उसके बाजू में बच्ची लेटी हुई है, तो नवीन मुझे बहुत शौक हुआ कि आदमी ये नहीं सोच रहा है कि इसके बाजू में उसकी बच्ची है। लोग किसके बारे में बात करते हैं? इंसानियत कहाँ है यार? सिर्फ सेक्स है और पैसा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर होम। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा भी आगे पीछे कोई नहीं है, एंड आई हैव अ स्मॉल हाउस इन करजत जो मेरे पिताजी से मुझे मिला है विरासत में, छोटा सा। वहाँ पे अभी मैं शेल्टर शुरू कर रही हूँ जहाँ पे मैं बच्चियों को रखूंगी जो सेक्स वर्कर्स की बच्ची है। प्रे फॉर मी कि मैं ये काम कर सकूँ। Definitely, and this is what you're doing, Gauri, is so inspirational. We'll take a small break here and we'll come back. In the meanwhile, we'll pray in the middle. Pakka. And we'll talk more about this father you were talking about. I'm interested. Let's take a small break and be back. Thank you so much.
What's the best new restaurant in town? Which bar sucked? What's the worst new Hindi film? What's the most obscure thing to do on the weekend? And what's the most interesting new walking tour? If you want to know how to make the most of Bombay, listen to the Podcast by thedailypow.com. We are Pranuti, Amit, And Purva. we're your guide to what to do, see and eat in the city. You can find new episodes of the Podcast every Monday on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you prefer and on thedailypow.com. Hello and welcome back to Keeping It Queer. I'm in conversation with Gauri Sawant and we've learned so much about your life, Gauri. गायत्री को जब आपको अडॉप्ट करना था तो आपको कुछ डिफिकल्टीज नहीं आए वो टाइम पे? आपको किसने बोला नहीं कि आप कैसे आप बच्चे को नहीं, जब वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि तब मैंने ऐसी गालियां दी जो सामने वाला सुनेगा तो वो स्टंड हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल भी गाली थी और मेरे मालवनी की भी टच की गालियां थी. कुछ एग्जांपल दीजिए हमें. अरे यार छोड़ दो ना. चलिए हमारा शो पे सब अलाउड है. अच्छा. मैं भी सीख के अगली बार यूज करूंगा. नहीं, माँ बाप बहन भाई से अलावा, क्योंकि मैं माँ के ऊपर गाली नहीं देती हूँ. मतलब तेरी माँ का भी का नहीं बोलती. मुझे तेरे से दुश्मनी तो मैं तेरे बोलूंगी. चल बे झाटू, है ना, तो ऑटोमेटिकली है तो पीछे थोड़ा पीछे हो जाता मैं डर गया. हाँ, तो ये है, क्योंकि हम लोग माँ बहनों के ऊपर गाली देंगे तो उनका क्या कसूर है. ये काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. बहुत लोग ना सोचते नहीं ऐसे कि हम लोग जब किसी को गाली देते तो उनको गाली दो ना. नहीं, उनकी माँ बाप को मतलब क्यों बोलते हो? नहीं, उनको गाली दो. और कैसा ना कि हमारे पर ना आदमी को अगर आदमी के ऊपर गाली देना ज्यादा दर्द पहुंचता है. चल रहे झाटू, चल रहे, ज्यादा शाना बन रहा है क्या, हट बाजू चल. तो इस वक्त मैंने पूरा मेरा झंडा वंदन से लेकर सब कार्यक्रम किया था. झंडा वंदन मतलब साड़ी उठाना मेरे भाषा में. तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया, सब किया. फाइनली आई नो द वर्ड. अरे बाप रे, सीख जाओगे जल्दी. और इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करके वो बच्ची मेरे कस्टडी मेरे हाथ में आ गई. तभी मैंने ये नहीं सोचा था और आज तक मैंने ये नहीं सोचा है कि क्यों. पर उस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी था. और मेरे से ज्यादा रिश्ते कौन समझेगा. मैंने अपनों को छूटते हुए देखा है. बहन भाइयों को प्रॉपर्टी के लिए लड़ते देखा है. जिसका मैं नाम आज तक लगाती हूँ उन्होंने मुझे दूर कर दिया. और मेरा सोसाइटी में रोल ही क्या है. अगर मैं इन्हें भी नहीं अपनाऊं तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकती. और बेबी कितनी छोटी थी अभी? 5 साल की थी. तो जब वो आ गई तब ऐसा लगा कि जी का जंजाल, मतलब कवारा बाप का अगर आपने गाना देखा, एक बच्चा देखा, हाँ जी, फिर वो आखिरी में उसमें कहा, बच्चे को उठाया गले से यूं लगाया, आगे क्या बोलूं यारा, मैं पापी दिल से हारा. बिल्कुल उसी तरीके से कवारा बाप की स्टोरी और मेरी स्टोरी बिल्कुल सेम है. भी काफी ब्यूटीफुल मूवी है. बिल्कुल. तभी मैंने वो गाना सुना था. स्टार्टिंग का वर्ड्स क्या उसमें? सज रही गली मेरी माँ, बच्चे को पीछे छोड़ा. But then, so I was talking about like now you are building an entire community for kids like that करजत में. तो आपके अब उसमें काम चालू हो गया है कैसे? नहीं, मेरा घर है. अभी मैं डोनेशन के लिए भाग रही यहाँ वहाँ फंडर्स को. और लोग बोलते हैं हाँ, पर आज के तारीख में पैसा निकालना लोगों से बहुत ये है. और सोशल कॉस्ट के लिए लोग देना नहीं चाहते. ठीक है, देखा जाएगा आगे जो होगा. लेकिन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन लीड टू आवर लिसनर्स जो भी सुन रहे हैं. पक्का ये होप है कि एटलीस्ट सम ऑफ यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू गौरी. एंड हाउ कैन दे रीच आउट टू यू इफ दे वांट टू हेल्प? वी हैव ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है, तो इसका एक अकाउंट है. तो अकाउंट पे सैलरी मतलब सैलरी बोलते अकाउंट है, तो यहाँ पे उसका ऑडिट होगा. इस तरीके से सब होगा. ये ट्रस्ट के नाम पे है. तो ट्रस्ट के नाम पे दे सकते हैं. So it's for a good cause. It's definitely going to help a lot of kids who are coming into this world without any of their fault. उन्होंने कुछ गलती की नहीं, लेकिन उनका लाइफ हम सुधार सकते हैं. We can make them live a better life. So tell us more about गायत्री. I'm really interested. अभी उनका गायत्री हर प्रकार की मच्छी आराम से खा सकती है. अब मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ. लड़की मेरी इतनी खतरनाक है कि अगर किसी के घर में क्या पकड़ा है तो सूंघ के बता सकती है मम्मी ये सुरमई है या पापलेट है. That's a good skill to have. अरे पता नहीं है, cat like skill है. हाँ बिल्कुल. और वो थोड़ी मूडी है, अच्छी है, और पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं है, तेज नहीं. क्योंकि अभी उसको हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसका सीखने का जो प्राइमरी एज था उस वक्त वो सीख नहीं पाई. शी इज ओके टाइप लाइक दिस. पर जो भी कुछ बने, अच्छी ह्यूमन बने. और ये एडवर्टाइज करते मेरे दिल में बहुत डर था, क्योंकि अभी भी वो 18 साल की नहीं है. और वो बोलेगी कि तुम्हें किसने हक दिया था कि ये करने के लिए, और तुम फेमस होने के लिए क्या तुमने एडवर्टाइज की. आप अलग तरीके से भी सोचिए. करेक्ट, वो भी है. तो उसमें जैसे बताया कि उनको लॉयर बनना है, उसको एक्चुअली लॉयर नहीं बनना है, ऐसे इज दैट केस? नहीं, उसे देखो, जैसे पहले वो हमारे ऑफिस में रहती थी तो उसे डॉक्टर बनना था. मैं चाहती थी वो पुलिस बने. फिर वो चाहती थी कि वो टीचर बने. बच्चा है, जो भी कुछ बने अच्छा इंसान बने. वो भी है ना. मैं हमेशा ये बोलूंगी कि जो भी बने
पहला अच्छा क्योंकि इंसान मैं खुद क्या बनी हुई यार, तो मेरे बच्चे को मैं क्यों बनूं? पर एक सेंसिटाइज पर्सन होना चाहिए। मैं इतना बोलती हूँ कि अगर 10 लोग हिजड़े को चिढ़ाएंगे तो उस वक्त मेरी बच्ची वो हिजड़े के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि उसकी माँ हिजड़ा है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द ब्रेवर थिंग टू डू। हाँ, LGBT के साथ एक फ्रेंड होना भी तो जरूरी है, ये तो पार्ट सोसाइटी। तो अभी उनका एज कितना है अभी गौरी का? 14 साल का। 14 साल का। ओके, तो अभी उनको क्या करना है आगे लाइफ में जाके? पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। तो लॉयर तो पता नहीं। तो आपने वही कहा कि आपको उन्होंने एड वाले ने आके बात किया आपसे, तो उन्होंने क्या कैसे अप्रोच किया उनको? ये मेरा एक आर्टिकल आया था यूनक्स मदर करके, चिंकी सिन्हा ने लिखा था, अब बहुत साल पहले लिखा था। फिर मेरे एक फ्रेंड ने पूछा, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे एडवर्टाइज, क्योंकि मैं मीडिया पसंद नहीं हूँ। मैं बहुत, अगर आप देखो कि मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। पसंद नहीं मतलब वो पैटर्न के हम लोग है ही नहीं, मीडिया के वाले है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, तो बोला कि नहीं, अगर तुम करोगे, क्योंकि इंडिया में अभी भी ट्रांसजेंडर्स या LGBT के लोग बच्चा गोद नहीं ले सकते, और तुम्हारे पास ये केस है, ऐसा नहीं कि आज लिया है, 10-15 सालों से तुम इसके लिए लड़ रही हो, तो इट कैन बी वर्क फॉर यू। गे कपल्स के लिए सर्गेसी ऑप्शन था, वो भी बंद कर दिया अभी हमारे लिए। क्यों रे? जब मेरे को तो अभी इसको बच्चा हो गया। वो सर्गेसी बिल पास किया था ना सुषमा स्वराज ने रिसेंटली, वेयरइन दे सेड कि इफ यू आर अ गे कपल लिविंग टुगेदर, देन इफ यू वांट अ बेबी थ्रू सर्गेसी, देन यू वोंट बी एबल टू गेट अ बेबी। तो करण जौहर को तो अभी 2 बच्चे हो गए, लेकिन वो सिंगल है ना, उसके पास पार्टनर नहीं है। तो तुम्हारे पार्टनर को 2 मिनट रख दो, बच्चे ले लो, फिर बाद में डिक्लेयर कर दो शादी हो गई। अरे हमारे पास बहुत सारे टेक्निक। अरे ये नोटबंदी किया था इन्होंने, मैंने लाइन में बिल्कुल नहीं लाइन लगाई, मैं जाके नोट बदल के आ गई। तो बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। ये काफी यूजफुल ट्रिक आपके अगले 5 साल में हो जाएगा शायद से वापस नए नोट यूज करने पड़ेंगे, तो मुझे वो टेक्निक तब मुझे बोल देना। नहीं, पर मैं ये बोलती हूँ कि लोगों को, LGBT लोगों को ये सेंसिटाइज नहीं, हर बार हमारे सेक्स के अलावा भी हम इंसान हैं। गे लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ ये लिंग पिशाच लोग है ना, एक इंसान भी देख, हम किसी के बेटे भी है, किसी का भाई भी है, और हम समाज को जाते हैं। जब हम बच्चा गोद लेना चाह रहे तब जिम्मेदारी ले रहे हैं, जान के भी कि दुनिया कितनी हरामी है। हम बच्चे को बड़ा करना चाहते हैं। अरे यार, जब मैंने बच्ची ली थी तो मुझे बोला कि यार कुत्ता बिल्ली पाल लेगा, और ये इंसान का बच्चा मत पाल। किसने कहा ये हमारे बिरादरी वाले ने कहा, क्योंकि इट इज शॉकिंग फॉर देम ऑल्सो। किसी ने अलग कहा कि इसकी बुढ़ापे का सहारा हो गया। ये लोगों की सोच है, तो अलग सा वो सोच है। आप सोचिए ना, बुढ़ापे का सहारा का मतलब क्या होता है? कि वो धंधा करेगा और मैं बैठ के खाऊंगी। मतलब लोगों की 10 लोग है, 10 की ये कहाँ हम जवाब देते पाएंगे? आप अपना दिल का देख के देखो, जब उठ के मैं आईना देखूंगी और जिस दिन मेरी आंखें नजरें नीचे होगी, वो जिंदगी का मेरा आखिरी दिन होगा। मैं जो भी करती हूँ मैं मेरे लिए जीती हूँ। आई गिव अ डैम टू पीपल। बिंदास, कभी लगे तो जोर से चिल्लाती हूँ, ताली बजाना है तो ताली बजाती हूँ, आजू बाजू बिल्कुल नहीं देखती हूँ। सही बात है, जैसा आप जीते हो गौरी, आई एम रियली प्राउड दैट आई कैन से दैट आई नो यू, बिकॉज आई गेट इंस्पायर्ड सो मच। जब से मैंने शो चालू किया है तो मैंने देखा कि इतने सारे बोल्ड इंसान हैं हमारे कम्युनिटी में जिनको हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते, क्योंकि हम डरते भी है थोड़े सबसे। लोगों को पता नहीं कि अगर ये इंसान इतना नेचुरली खुश है तो हम शायद से हम डिप्रेस्ड है, राइट? तो लेकिन आई एम रियली इन ऑफ द फैक्ट दैट यू आर सो बोल्ड एंड सो आउट गोइंग एंड यू डूइंग सो मच गुड थिंग्स, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वी गॉट टू हैव यू ऑन द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन। बट बिफोर वी लीव, एक लास्ट वर्ड। आप हमारे शो को काफ़ी यंग लोग सुनते हैं जिनको पता नहीं कि वो लोग का लाइफ आगे कैसा होगा, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल, पड़ाव पे आखिरी वक्त में ये बोलूंगी, अगर आप LGBT कम्युनिटी से हो, इफ यू आर गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, आपको डरने की कोई बात नहीं, बिकॉज इट्स नेचर। बी वॉट यू आर, बी प्राउड वॉट यू आर, क्योंकि ये होना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप खुल के बाहर आओगे, आप अगर खुद को एक्सेप्ट करोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। जितना तुम डिनाई करोगे, जितना उससे भागोगे, लोग उसका और तुमको डराते जाएंगे। एक वक्त पे आपको अपना निर्णय लेना है। अगर हम घर वालों के जबरदस्ती से किसी लड़की के साथ शादी करते तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो लड़की हो लड़का हो, बिंदास खुल के जिएगा, जिंदगी उसी का नाम है, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। एंड जेंडर एंड बिहेवियर, ये दोनों अलग चीजें हैं, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। खुल के जिंदगी जिएगा। जो है गांडू है तो गांडू है, पांडू है तो पांडू है, इस तरीके से जिएगा। और कमला हो तो मुझे जरूर मिलेगा, क्योंकि कमला का हमला बहुत खतरनाक होता है। And that's our show, guys. Thank you so much for being with us on this journey. Gauri, first of all, once again, thank you for coming with and joining us on this show. Thank you. We can always listen to you. If you want to tell your stories to us, we are here listening to you. You can reach out to me on Facebook and on Twitter. And that's the show. And we'll see you soon with season 2. Thank you so much. Goodbye.
Well, if you enjoyed the show, you can listen to more of it on any of the podcasting apps you like. You can look out for us on Audio Boom, Pocket Cast, Stitcher, Beyond Pod. But if you're looking for us on the iTunes India store, you might have a bit of a trouble finding us because of the language used on the show. So be sure to change your location and then listen to us. For now, it's me, Naveen Narona, signing off. Goodbye. Thank you so much. And please continue keeping it queer. एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी, बोलिए मैडम। मेन्यू में क्या है? मेन्यू में सीन अनसीन है, पॉडकास्ट है, ऑन कोर्स है, साइरस सेज है, मेड इन इंडिया, रीडिस्कवरी प्रोजेक्ट, एम्पावरिंग सीरीज, सेक्स वैक्स है, IVM लाइक्स है, सिंप्लीफाइड है, कीपिंग इट क्वियर है, ड्रिंक्स एंड डेस्टिनेशंस है, माय नेबर जकरबर्ग है और द फैन गराज है। आपको क्या चाहिए? एक बार रिपीट कर देंगे क्या? रिपीट नहीं करता हम। आप जाओ IVMpodcast.com पे और सुनो ये सब, या फिर डाउनलोड करो उनका ऐप, सब आपकी उंगलियों पे।